हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरजीपीबी फाइनल एग्जाम्स के राइटिंग टिप्स के बारे में कि आपको किस तरीके से अपने फाइनल एग्जाम्स में लिखना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। एक कंप्लेन हमेशा होता है कि सर हम पढ़ के तो बहुत अच्छे से गए थे, हम लिखकर बहुत अच्छे से आए, हमें नंबर उतना नहीं मिला। तो भैया आप लिखने का पैटर्न आप समझ लो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है उस पैटर्न को आप समझ लो, आपके नंबर्स जो हैं बेटा वो इंप्रूव हो जाएंगे। क्योंकि आपने भले कितनी पढ़ाई क्यों ना की हो, लेकिन आपको नंबर आपके लिखने से ही मिलेगा। तो लिखना कैसे है बेटा, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो भले आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, दोनों ईयर के लिए जो वीडियो है ये आपका एप्लीकेबल है। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, है ना, M1 M2 M3 उसके लिए सेपरेट वीडियो होगा कि उसमें आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और लिखना है। ठीक है, चलिए भैया, तो अभी बात करते हैं हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में कि उसे हमें किस तरीके से लिखकर आना है। ठीक है भाई साहब, चलिए सबसे पहले सवाल का जवाब, क्या हम हिंदी में लिख सकते हैं? बहुत बच्चे पूछते हैं, तो जवाब है हाँ। आप बोलोगे सर क्या हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके लिख सकते हैं? तो जवाब है ना, आप मिक्स नहीं कर सकते। या तो आप आंसर प्रॉपर हिंदी में दोगे या आप आंसर प्रॉपर इंग्लिश में दोगे। हिंदी इंग्लिश का मिक्सअप आप नहीं कर सकते। अगर मिक्सअप करना है तो आप थोड़ा बहुत हेडिंग में कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत हेडिंग में ऐसा कर सकते हो। अगर आपने किसी का हेडिंग हिंदी में लिखा है, उसको आप ब्रैकेट में उसके हेडिंग को इंग्लिश में लिख सकते हो, बस इतना आप कर सकते हो। इससे ज्यादा भैया आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, एक बात समझना, इस बार एक नया पैटर्न देखने के लिए मिला है कि बच्चे क्या करते हैं, ओएमआर जो सीट है आपका उसमें थोड़ा सा गलती कर रहे हैं। तो इतना देखने को मिला कि जिसने ओएमआर सीट को भरने में गलती करा ना, वो बच्चे फेल हुए। तो भैया आप एक काम करना, एग्जाम में थोड़ा पहले चले जाना, ठीक है, और जो डिटेल्स है उसको बहुत आराम से फिलअप करना, है ना। पता चला आपने डिटेल फिलअप गलत कर दिया और आपका पेपर बहुत अच्छा गया और आप फेल हो गए। इस बार ऐसा हुआ है ना। मैं एमटेक की भी बात बता रहा हूं कि जिन बच्चों ने ओएमआर सीट में गलती की थी उनका पेपर बैक लगा है। तो अगर नहीं समझ में आता है, आप खड़े हो जाओ, वहां पे आपको एग्जामिनर से पूछना है कि मैम ये कैसे भरेंगे, सर ये कैसे भरेंगे, लेकिन पूछ कर भरना, गलती मत करना। नहीं समझ में आया पूछने के लिए, मतलब मान के चलो शर्माना नहीं, करे सर हमको तो नहीं पूछना, ऐसा नहीं भाई। नहीं समझ में आ रहा, आप पूछिए, आपका काम अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ओएमआर सीट जो है उसको आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो ये मुझे थोड़ा सा रिकॉल हो गया तो मैंने आपको बता दिया। चलिए भैया, तीसरा क्या है, अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस। अब बहुत बच्चों के मन में सवाल ये होता है कि सर क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें? क्या पहला क्वेश्चन करना जरूरी है? क्या दूसरा क्वेश्चन उसके बाद करना जरूरी है? तो एक बात आप समझो, आप जैसे एग्जाम में गए और ये आपको क्वेश्चन पेपर मिला, एक मैंने मान के चलो एग्जांपल लिया, क्वेश्चन पेपर आपको मिला है। सबसे पहले तो आप क्या करो बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना कि पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको कौन सा क्वेश्चन रहा है। ठीक है, तो मैंने देखा पूरे क्वेश्चन पेपर में मुझे 5 का ए आता है, 5 का बी आ रहा है। ठीक है, मैंने ये देखा कि मुझे 3 का ए आ रहा है, 3 का बी आ रहा है ना। मैंने ये देखा कि मुझे 6 का ए आ रहा है, मुझे 8 का या तो 2 का बी आ रहा है या 4 का ए मुझे आ रहा है। लो, ये इतने सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं। अब आप समझो कि आप लिखोगे कैसे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चन को लिखना जिसका ए और बी आपको अच्छे से आता। तो आप यहां पे देखो कि 5 का ए और बी आपको अच्छे से आता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आंसर करना है 5 के ए को और 5 के बी को। उसके बाद देखो कि ए और बी आपको किसका अच्छे से आ रहा है, तो आपको आ रहा है 3 का ए और 3 का बी आपको अच्छे से आ रहा है। तो अब आप क्या करोगे, आंसर करोगे 3 के ए को और 3 के बी को। ठीक है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको आ रहा है 4 का ए, 4 का बी आपको नहीं आ रहा है, तो अब आपको क्या करना है बेटा, 4 का ए आप अच्छे से लिखोगे। ठीक है, अब देखो आपके कितने 5 क्वेश्चन सही हो चुके, तो मतलब कहीं ना कहीं एग्जामिनर ये देख रहा है कि अब आप पढ़कर आए हो, आपने क्वेश्चंस को अच्छे से लिखा है। हमने क्या किया, उसको ये बिलीव दिलवा दिया जो आपकी कॉपी चेक करेगा कि भैया बच्चा तो पढ़कर आया, बच्चा तो पढ़कर आया है।
तो अगर आप 4 का ए कर रहे हो तब आपको क्या करना, 4 का बी को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट का मतलब क्या हुआ, अटेम्प्ट का मतलब ये हुआ कि भले आपका आंसर पूरा परफेक्ट ना हो, लेकिन जो आपको समझ में आ रहा आप अपने लैंग्वेज में क्या करोगे, उससे लिखोगे। क्योंकि एक बार आपने 4 को टच कर दिया तो एक के बाद बी का करना जरूरी है। छोड़ दोगे तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलने वाले। बच्चा क्या करता है, छोड़ देता है। ये नहीं करना है। 4 का ए आपने लिखा, आप बी भी अटेम्प्ट करो, भले साथ में 2 नंबर मिले लेकिन आपको अटेम्प्ट जरूर करना है। तो 4 का ए लिखने के बाद 4 का बी आप क्या करो, अटेम्प्ट करो, भले वो सही हो गलत हो जो भी हो, लेकिन आपको उसे अटेम्प्ट करना है, छोड़ना नहीं है ना। एकदम इससे क्या है ना, एकदम क्लियर होता है परफेक्शन की नहीं है। बच्चा पढ़कर आए एकदम परफेक्ट आंसर लिखा, 4 ए के बाद 4 का बी लिखा है ना, तो कहीं ना कहीं बच्चा मान के चलो एग्जामिनर जो है ना वो सोचता है कि नहीं बच्चा पढ़कर आया। ठीक है, चलो उसके बाद आपको 2 का ए नहीं आता, 2 का बी आता है। अब आपको क्या करना है बेटा, 2 का ए को अटेम्प्ट करना है। जैसा मैंने आपको बोला 2 का बी आपको ऑलरेडी आता है, 2 का बी आपको ऑलरेडी आता है, तो इसको आप क्या करोगे, लिख दोगे। ठीक है, चलो उसके बाद आपको 6 का ए आ रहा है, 6 का ए आप लिखोगे और बी आप क्या करोगे, अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो यहां पर देखो आपने 7 क्वेश्चन जो है ना, आपने यहाँ पे 7 क्वेश्चंस एकदम सही करे हैं और 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा है। तो अगर इसमें 6 नंबर करके भी मिलता है तो 6 सत्ते आपका 42 नंबर यहां हो गए। इसमें अगर 3-3 नंबर भी मिलता है तो मान के चलो ये आपके 9 नंबर, कुल मिलाकर टोटल आप 50 नंबर आराम से ला सकते हो। 50 नंबर आप आराम से ला सकते हो। बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ोगे भैया नंबर नहीं मिलेगा। एकदम आपको क्या करना, परफेक्ट यही करना है। ठीक है, सीक्वेंस ऐसा है बेटा कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे आपको ए और बी दोनों ही करना है। ठीक है, ए और बी आपको दोनों करना है। ए का आंसर आपको परफेक्ट आता है, अच्छी बात है। बी का आंसर आप क्या करो, अटेम्प्ट करो। तो आप देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आप कर चुके हो, है ना। आपने 2 अच्छे से कर लिया, आपने 3 अच्छे से कर लिया, आपने 4 अच्छे से कर लिया, 5 6 कर लिया, आपने 5 क्वेश्चंस 8 में कर लिए। ठीक है, अब आप मान के चलो भैया अच्छे नंबर आपको आ जाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, अननेसेसरी फिर क्या करते हैं 7 का ये सब लिखने की जरूरत नहीं है भाई साहब। अननेसेसरी आंसर लिखोगे कोई मतलब नहीं बनता, उसके मार्क्स के लिए जगह नहीं होता है ना। कॉपी में वो सिर्फ 5 ही क्वेश्चन का मार्क्स चढ़ा सकता है, तो अननेसेसरी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लिखना ही है तो 3 का ए अगर आपको आ रहा है, बी नहीं आ रहा है, तो बी आप अटेम्प्ट करोगे। इससे 10 नंबर मैं आपको बता रहा हूं बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने 5 क्वेश्चन सही कर दिए और एग्जामिनर क्या करेगा, ध्यान से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन देखेगा, है ना। ए बी सी मान के चलो यहां तक आपका 10 पेज तो भर ही जाएगा। तो उसके दिमाग में होगा कि नहीं 10 पेज इसने अच्छा लिखा, तो आगे फिर उतना क्या वो डेप्थ में नहीं देखेगा, वो ऊपर ऊपर से क्या करेगा, कॉपी को चेक कर देगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो बेटा आंसर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, आंसर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, है ना। बच्चे क्या करते हैं जैसे तैसे कहानी लिखते हैं। अब कहानी वाला जमाना चला गया भाई साहब, है ना। एक जमाना हुआ करता था कहानी लिखा करते थे, अब वो जमाना चला गया। ठीक है, जैसे मान लो आपके एग्जाम में एक टॉपिक आया है CO2 लेजर। मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, आप लिखोगे कैसे। सबसे पहले आपने क्या करा, इसका हेडिंग डाला। आप क्या करो, सेंटर में आप क्या करो, हेडिंग डालो। ठीक, हेडिंग डालने के बाद इसका आप लिखो डेफिनेशन। इसका आप क्या लिखो बेटा, डेफिनेशन लिखो। ठीक है, जो भी आपको इसका डेफिनेशन पता है, नहीं पता बनाकर लिखो, लेकिन डेफिनेशन आप लिखो। उसके बाद अगर इसमें डायग्राम है तो डायग्राम आप बनाओ भैया बड़ा सा, है ना। और डायग्राम जो बनाओगे वो आप पेंसिल से बनाओगे, है ना। डायग्राम जो बनाओगे वो आप पेंसिल से बनाओगे। बच्चे क्या करते पेन से बना के आते, भाई ये नहीं चलेगा। डायग्राम आपको पेंसिल से बनाना है और आपको बड़ा बनाकर आना है ना। छोटू छोटू डायग्राम नहीं बनाना, एकदम बढ़िया बड़ा डायग्राम बनाइए, है ना। और बड़ा डायग्राम कौन बना सकता है, जो प्रैक्टिस में। तो भैया प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम जो है ना आपके आंसर्स को कंप्लीट करता है और आपको नंबर दिलवाता है। आप थ्योरी लिख दो पूरा, वो आपको 7 में 3-4 ही देगा, लेकिन अगर आपने डायग्राम बनाया, मैं आपको बता रहा हूं कि वो 7 में 7 भी दे सकता है और 7 में 6 तो कहीं गया ही नहीं है। ठीक है, तो डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपने क्या किया, डेफिनेशन के बाद आपने डायग्राम बना दिया। अब बोलेगा नहीं यार, जो चेक करने वाला सोचेगा कि नहीं भाई बच्चे को अच्छे से आता है, अब वो आगे उतना डिटेल में नहीं लिखेगा। तब आपको आगे क्या करना है, अगर उसका टाइप्स है तो आप टाइप्स डिस्कस कर दो, अगर टाइप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसका एडवांटेज डिस्कस कर दो, 2 एडवांटेज डिस्कस कर दो। ठीक है, 2 डिसएडवांटेज डिस्कस कर दो। ठीक, एप्लीकेशन अगर है तो एप्लीकेशन डिस्कस कर दो।
तो ये सारे पॉइंट्स आप ऐसे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप समझना। डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, जो आपको समझ में आ रहा है, एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन, ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अगर टाइप्स आपको पता है तो ये ऐसे अगर आप लिखोगे ना तो साथ में साथ आपको मिल जाएगा, अगर इस फॉर्मेट में आपका आंसर है तो। ठीक है, इस फॉर्मेट में आंसर है तो आपको साथ में साथ मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया बेटा आपका थ्योरी। अगर कोई न्यूमेरिकल आया है तो न्यूमेरिकल के लिए आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो गिवन डेटा लिखना है। अगर कोई न्यूमेरिकल आपके जैसे 5 का ए आपने करा है, बी में कोई न्यूमेरिकल है, अब न्यूमेरिकल भले आपको नहीं आ रहा, अटेम्प्ट तो आपको करना है, तो आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले तो गिवन डेटा लिखोगे, है ना। गिवन डेटा लिखने से क्या होता है, गिवन डेटा लिखने से ये होता है कि सामने वाले को ये पता चलता है कि यार इसको डेटा आता है ना, इसने डेटा क्वेश्चन को पढ़ा है, उसमें से डेटा निकाला है, कम से कम इसने क्वेश्चन को समझने की कोशिश की है। तो अगर आप सिर्फ गिवन डेटा भी लिख कर आते हो ना, अगर आप उसके आगे आप कुछ भी नहीं करते, कोई सॉल्यूशन नहीं करते हो, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आप गिवन डेटा भी लिख कर आते हो तो, जो डेटा दिया हुआ अगर उसको भी लिख कर आते हो, आपको 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर ये समझेगा कि भाई साहब सामने वाले ने क्वेश्चन पढ़ा है, सामने वाले ने क्वेश्चन पढ़ा, उससे डेटा इसने निकाला है, भले उससे वो बन पाया हो चाहे नहीं बन पाया हो। ठीक है, तो अगर आप ए आपको अच्छे से आता, बी में न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भले आपसे नहीं बनता, बन जाएगा तो अच्छी बात है, साथ में साथ आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं बनते आता है बेटा तो आपको क्या करना, डेटा आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में, गुड हैंड राइटिंग। भाई साहब अगर आपकी राइटिंग खराब है तो एग्जाम में आप उसे बना बना कर ही लिखना, है ना, क्योंकि राइटिंग से इंप्रेशन अच्छा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, आपको ओवर राइट नहीं करना। कहीं पर अगर आपको एम लिखना था, उसके जगह आपने अगर इस लिख दिया ना, तो उसको काटो मत, काटने से चीजें हाईलाइट हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे ग्रामर का कोई पंडित नहीं, आपकी कॉपी इंजीनियरिंग चेक करेगा, ग्रामर को उसका नॉलेज नहीं, जैसे आपको ग्रामर का नॉलेज नहीं है, सामने वाले को भी ग्रामर का नॉलेज नहीं है, तो वहां पे देखना, बच्चों को मैं देखता हूँ पूरा का पूरा पेज काट देता है, इतना नहीं होता भाई साहब। अगर कुछ आपने गलती लिख भी दिया, कंटिन्यू कर जाओ, उतना कोई वर्ड टू वर्ड देखने वाला नहीं है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग के जो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन है वो परफेक्ट हो, उसमें आप गलती मत करना भाई साहब। बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन उसने लिखा, उसके बाद उसको काट दिया। 3 से 4 क्वेश्चन आप भले वही लिखना जो आपको अच्छे से आता। मैं फिर से बोल रहा हूं, इतना खराब किस्मत हमारा नहीं हो सकता कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको नहीं आते हो। तो स्टार्टिंग में उन्हीं क्वेश्चंस को लिखना है जो आपको अच्छे से आते हो। स्टार्टिंग का 10 पेज एकदम आपका परफेक्ट होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग का पेज परफेक्ट है, आगे भी आप अगर थोड़ा सा 19-20 भी लिखोगे तो भी चल जाएगा भाई साहब। रद्दी के भाव में कॉपी चेक होता है आरजीपीबी में। दिखना सही चाहिए, हो चाहे ना हो। मैंने क्या बोला, हो चाहे ना हो, दिखना सही चाहिए, है ना। जैसे हम लोग होते हैं ना, कोई को अच्छा नहीं दिखता तो भाई मेकअप करता है, दिखना अच्छा चाहिए, हो चाहे ना हो, है ना। तो आपको भैया अपनी कॉपी को मेकअप करके भेजना है, भले आंसर अच्छे हो चाहे ना हो, दिखना अच्छा चाहिए, दिखना अच्छा चाहिए, ठीक है ना। चलो, और चैट जीपीटी है यार, अभी तुम सोचो ना, आंसर को बड़ा करने के लिए आप कोई भी टॉपिक का एडवांटेज डिसएडवांटेज चैट जीपीटी से कर लो, सबसे अच्छा वही बता देगा, पॉइंट बाय पॉइंट, फटाफट आपको याद भी हो जाएगा, है ना। तो कोशिश करना, एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया, एप्लीकेशंस हो गया, है ना, ये क्या छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं और ये आपकी कॉपी भरने में भी हेल्प करते हैं, है ना, और आपको अच्छे नंबर्स भी दिलाएंगे, इस बात को समझिएगा। चैट जीपीटी का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज में फिगर आप अच्छा कर लो, एप्लीकेशन साथ में साथ मिलेगा, वरना बच्चों को थ्योरी में साथ में 3-4 ऐसे ही नंबर मिलता है, ठीक है। चलिए भैया, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि अगर आप डायग्राम नहीं बना रहे हो तो भैया इस बार जितने बच्चे हैं ना जो फेल किए हैं, बैक लगा, लगभग का रीजन डायग्राम ही था, ठीक है। इसलिए भैया डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है। चलो, अपने वर्ड्स का आप यूज करो, मैंने आपको बता दिया, ओवर राइट नहीं करना है, और कम से कम 20 पेज का आप टारगेट रखो। अगर आप मैंने जो पैटर्न बताया उस पैटर्न में आप आंसर लिखोगे ना, 30-35 पेज भर जाएगा भाई। 20 पेज तो कौन ही पूछता है ना, 20 पेज तो कौन ही पूछता है, ठीक है। चलिए, अभी फिलहाल सिनारियो क्या है मैं आपको बता देता हूं। मैथमेटिक्स 1, 2, 3 का अलग से वीडियो आएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का 1 शॉट वीडियो आएगा, जिसको आप देख कर जाओगे भैया एग्जाम में पास हो जाओगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये सिनारियो चल रहा है, ठीक है ना। चलिए भैया, तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखें, है ना। जो तरीका मैंने आपको बताया उससे आप फॉलो करें, है ना, इससे आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे, और जो बच्चा एकदम बॉर्डर पे है कि भैया फेल हो सकता है, तो वो बच्चा पास हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।